नरेश की मां की आवाज उसके दिल को तोड़ रही थी। एक तरफ फर्ज का बोझ था और दूसरी तरफ मां की बेबसी की पुकार। नरेश इस उलझन में फंस गया, लेकिन फैसला उसी को लेना था। नहीं माँ, वो दिया है ना मेरे हाथ में, तो पहले इसे रख कर आता हूँ। तो एक हाथ से ग्लास पकड़ा दे मुझे। वो देख, वहां पानी का ग्लास रखा है, लेकर आजा बेटा। माँ, वो नहीं, पिलाना नहीं है तो मत पिला, मुझे प्यासी मरने दे। अरे नहीं माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रुको, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी जा, लेकर आ पानी, बहुत प्यास लगी है। ये लो माँ। तभी नरेश की मां की आवाज अचानक से भारी हो जाती है। अचानक से वो नरेश का गला पकड़ लेती है। अरे ये माँ छोड़ो। माँ, मेरा गला क्यों पकड़ रही हो? मैं तुझे इन सब में नहीं घसीटना चाहती थी, इसीलिए तुझे गांव से दूर लेकर आई थी, पर तू नहीं माना। माँ, दर्द हो रहा है, छोड़ो माँ। नहीं, अब ये सब मुझे ही खत्म करना होगा और तुझे मरना होगा। माँ! ये कैसे? तूने मुझे जलाया? माँ, आप मुझे मारना चाहती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप वही माँ हैं जिसे मैं इतने सालों से जानता था। मैं वही हूँ, जो भी किया सच्चे दिल से किया। मैं आज भी तुझसे प्यार करती हूँ, तू मेरा ही अंश है बेटा। लेकिन अपना वंश स्थापित करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। तो क्या मैं आपका वंश नहीं हूँ माँ? तू है, पर तू सिर्फ एक जरिया है हमारे लोक से इस लोक में आने का। अचानक एक और आवाज गूंजती है। नरेश डर जाता है। बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। कौन? पापा, आप? हाँ बेटा, कैसा है तू? पापा, आप आ गए। आपको कितना याद किया मैंने। तुम्हारी माँ जो कह रही है वो करो, बुझा दो इस दिए को। क्या आप ये कह रहे हो पापा? हाँ, मैं कह रहा हूं, तुम्हारी माँ जो भी कर रही है वो हमारे लिए है, उसका साथ दो। पर माँ, वो नर्क का द्वार खोलना चाहती है, आप ये जानते हैं? हाँ, सब जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, जो तुम्हारी माँ कर रही है वो करो। देखो, अब तो तुम्हारे पापा भी कह रहे हैं, मान जाओ। पापा, आप जो कह रहे हैं वो ये कैसे हो सकता है? आप तो इंसानियत के लिए अपनी जान भी दे चुके हैं और अब आप ये बातें? हाँ, अब जो मैं कह रहा हूं वो करो, बुझा दो इस दिए को। बुझा दे बेटा, बुझा दे, बुझा दे, बुझा दे, बुझा दे। नरेश के सामने उसके माता पिता के साथ गुजरे हुए पल जिंदा हो गए, जैसे एक चक्रवाती यादों का सिलसिला उसके आसपास घूम रहा हो। उसे दिखता है कि उसकी मां उसे खाना खिला रही है, उसके पापा कैसे ऑफिस से आकर उसे पढ़ा रहे हैं। तभी दिया जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है और नरेश यादों से बाहर निकलता है। नहीं। वहीं दूसरी तरफ योगिनी, सोहन और गोपी नरेश के लिए परेशान हो रहे होते हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। इतना आसान नहीं है योगिनी, वहां उसकी परीक्षा ली जा रही होगी। हम कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, सिर्फ इंतजार के सिवा। मुझे डर क्यों लग रहा है? डरो मत, हिम्मत रखो। गोपी, सोहन, तुम दोनों नरेश से जुड़े हुए हो। अब तक अगर उसे कुछ होता तो तुम्हें पता चल चुका होता। बेटा, अपने मन में झांको और देखो कि क्या हो रहा है वहां।
क्या ये मुमकिन है? हाँ सोहन, तुम देखो अपने मन में और उस द्वार को तोड़ दो। हाँ भैया, हमें ये करना ही होगा। वहीं नरेश अपने माँ बाप के बीच फंसा होता है। इधर नरेश असमंजस में फंसा होता है। हाँ पापा की बात मान, बुझा दे। नहीं, ये मेरे पापा नहीं है। क्या पागल हो गया है तू? क्या तू नहीं चाहता हमारे साथ रहना? नहीं माँ, मुझे सब समझ में आ गया है। पंडित जी ने कहा था कि प्राक्षी आएगा किसी भी रूप को लेकर। ये मेरे पापा नहीं है। मैं तेरा पिता नहीं हूँ। तेरे लिए मैंने अपनी जान दी थी और तू कहता है कि मैं तेरा पापा नहीं हूँ। हाँ, मेरे पापा इंसानियत के लिए जीने वाले इंसान थे और तुम वो नहीं हो। अभी पता चल जाएगा। ये दिया बताएगा मुझे। दूर रख इसे। नरेश बस बहुत हो गया। हाँ तूने सही कहा, वो तेरे पापा नहीं है। आखिर पहचान ही गया तू। बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब तुझे मरना ही होगा। कैसे मारेगा मुझे बता? जब तक दिया मेरे पास है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तेरी माँ का? मेरी माँ का? हाँ, बहुत हो गया। अगर अब तूने इस दिए को नहीं बुझाया तो सिर्फ मैं ही यहाँ से अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी माँ भी जाएगी। नहीं, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। क्यों भूल गया? वो भी तो हम में से एक है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तू रोक नहीं पाएगा बेटा, यही सच्चाई है। जो होगा अब देखा जाएगा। नरेश दिया लेकर मंदिर की ओर बढ़ने लगता है। नहीं, रुक जा। नहीं। नरेश दिए को मंदिर में रख देता है। राक्षी वहां से गायब हो जाता है। अपना ख्याल रखना बेटा। माँ, नहीं माँ, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बेटा जब तक मैं नहीं जाऊंगी ये द्वार बंद नहीं होगा। मुझे जाना ही होगा। पर मैं खुश हूं कि तू अपने पापा जैसा है। तूने इंसानियत चुनी। अब जाने दे मुझे। मैं जो कर सकती थी किया। अब मेरा यहाँ रुकना इन सब चीजों को कभी खत्म नहीं होने देगा। माँ, अगर मैं रुक सकता हूँ तो तू क्यों नहीं? तू जानता है इसका जवाब। तू आधा इंसान है और आधा। इस सवाल ने एक पल के लिए माँ जी को रोक लिया। बेटा ना, और आधा? जाने दे अब। तू सिर्फ इंसान है और इंसान ही रहना। नहीं माँ, माँ। नरेश की मां की छवि गायब होने लगती है। उनका शरीर मिटने लगता है। इंसानियत का साथ देना हमेशा बेटा। माँ! शैतान की मूर्ति जाकर जमीन पर गिरती है। माँ! नरेश उस मूर्ति को पकड़कर रोने लगता है। माँ! द्वार बंद हो गया है। क्या? हाँ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ द्वार बंद हो गया है। नरेश आ रहा है। नरेश हाथ में मूर्ति लिए रोता हुआ मंदिर से बाहर निकलता है। नरेश, तुम ठीक हो? ये चोट कैसे? माँ चली गई। अपने आप को संभालो बेटा। उन्हें तो जाना ही था, और अभी ये द्वार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अभी इस मूर्ति को पाताल लोक पहुंचाना है। हाँ नरेश। हाँ भैया, चलो, मैं हूं ना आपके साथ। चलो नरेश, जल्दी चलो। हाँ, चलो, अभी काम बाकी है। पर जाना कहाँ है? यहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से पाताल लोक तक आना जाना मुमकिन हो? कब्रिस्तान, पाताल लोक, जहाँ पापी आत्मा को सजा दी जाती है, वही मिलेगा इसका दरवाजा। हिंदू धर्म में मरने पर शरीर को जलाया जाता है,
जबकि इस्लाम में दफनाया जाता है। इसलिए पाताल और दोजख अलग अलग जगह हैं, जिनका एक द्वार शमशान में भी खुलता है। बिल्कुल सही कहा नरेश। हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ नरेश, चलो। शमशान की तरफ कदम बढ़ रहे थे। मां के जाने के बाद नरेश थोड़ा सहम सा गया था। उसकी धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थीं। पंडित जी को देख ही वो हिम्मत जुटा पा रहा था। जैसे ही वो लोग शमशान पहुंचते हैं, वहां की हवाएं जोर जोर से चलने लगती हैं। वहां पर जल रही चिताओं की लौ और ऊपर उठ रही थी। नरेश, उन पर ध्यान मत दो। पंडित जी, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो वत्स। नरेश देखता है कि पंडित जी शमशान की जमीन का जायजा ले रहे हैं, जैसे वो वहां कुछ तलाश रहे हों या किसी चीज का ध्यान से अध्ययन कर रहे हों। पंडित जी, क्या ढूंढ रहे हैं? योगिनी, देख कर बताओ नरेश को गड्ढा कहां करना है। तभी योगिनी सोचने लगती है कुछ। योगिनी, बोलो। तभी योगिनी अजीब सी आवाज करने लगती है। योगिनी, कौन योगिनी? तुम कौन हो? नरेश बहुत डर गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नरेश, पीछे हो जाओ। पंडित जी, पर नरेश, जो कह रहा हूं करो, पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ नरेश। पर योगिनी। पीछे हो जाओ नरेश, ये योगिनी नहीं है। पंडित, समझ गया तुम? तो क्या ये प्राक्षी? नहीं, ये प्राक्षी नहीं है। ध्यान से देखो। कौन है ये? कौन हो तुम? इतनी आसानी से कैसे बता दूं? बोलो, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। क्या करेगा तू? हाँ? बहुत कुछ। छोड़ दे योगिनी को। अरे हट! तुझे लगता है तू मेरे भगवान को पाताल में वापस भेज देगा और मैं देखता रहूंगा? तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। नरेश, रुक जाओ। नहीं पंडित जी, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। नरेश, जल्दबाजी मत करो। डर गया क्या बच्चे? अब बहुत हो गया। नरेश उस मूर्ति को नुकसान पहुंचाने लगता है। पंडित, समझा इसे। नरेश, मेरी बात समझो। पंडित जी, क्या हो गया है आपको? नरेश, सुन तो लो, पंडित जी कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, पहले मैं इस मूर्ति को ही खत्म कर देता हूँ। नरेश मूर्ति को जमीन पर पटक देता है। वो अपने पैर उसके ऊपर रखने ही वाला होता है कि ये देख पंडित जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नरेश, मैंने कहा रुक जाओ। क्या है पंडित जी? आखिर रोक क्यों रहे हैं आप मुझे? ध्यान से देखो इसे नरेश, ये कोई आम आत्मा नहीं है। तुम्हें उसकी हंसी में कुछ अलग नहीं दिख रहा? पंडित जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज साफ साफ बताइए। ये पतित देवदूत है। पतित देवदूत? हाँ, मैं हूं। मेरे आका को दफनाओगे तुम? सोच भी कैसे लिया तुमने? योगिनी के शरीर को छोड़ दो। ए पंडित, ज्यादा जुबान मत चला। मैं देखता हूं इसे तो। ठहरो सोहन, तुम कुछ नहीं करोगे। नुकसान योगिनी को ही होगा। कुछ नहीं करते तुम सब। इससे बचना चाहते हो तो ये मूर्ति यहीं छोड़ दो और वापस लौट जाओ। ये तो मुमकिन नहीं है। योगिनी, योगिनी, होश में आओ। योगिनी। अब ये पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। तुम लोग चाहकर भी इसे नहीं जगा सकते।
और अब भी नहीं रुकी तो इसकी जान लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं, रुको, हम जाते हैं यहां से। नरेश मूर्ति वहीं रख देता है। अब जाओ। हाँ हाँ, जा रहे हैं। वो लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर नरेश को जैसे कुछ याद आता है। रुको पंडित जी, हम ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ नरेश? पंडित जी, हम इतना क्यों डर रहे हैं? हम इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हैं? ये समय दिमाग से काम लेने का है नरेश। मगर पंडित जी, पतित देवदूत योगिनी में कैसे आ गया? वो तो खुद भूत प्रेत से लोगों को बचाती है। तुम्हें पहले ये जानना होगा पतित देवदूत आखिर कौन होते हैं। कौन होते हैं? पतित देवदूत उसका नाम नहीं, कर्म है। कर्म? हाँ, वो कोई मामूली भूत नहीं है। वो शैतान का सेवक है जो अपना पूरा जीवन काली शक्तियों को इकट्ठा करने में और शैतान की सेवा में बिता देता है। मेरे आका, मैं आपको वापस लाऊंगा। जब तुमने प्राक्षी को पाताल भेजा था, इसने उसी समय अपना शरीर त्याग दिया था। और कोई भी पतित देवदूत अपना शरीर त्याग दे तो वो किसी उद्देश्य से त्यागता है। उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर शैतान की मूर्ति को पाताल में पहुंचाना है और योगिनी को बचाना है तो पहले हमें पतित देवदूत के बारे में जानना होगा कि कौन सी इच्छा लेकर उसने अपना शरीर त्यागा है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा पंडित जी? पंडित जी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगते हैं। नरेश और सोहन उन्हें घूरते रहते हैं। हाँ, याद आया। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमें इस बारे में कुछ बता सकता है। कौन? तांत्रिक अतीक। तांत्रिक अतीक? पर क्या पंडित जी? तांत्रिक अतीक याद है तुम्हें? हाँ, याद है पंडित जी। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? पर वो कहाँ मिलेगा? पता नहीं। पहले जहां रहता था वहां देख सकते हैं, शायद वहीं हो। हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ, चलो। गांव के किनारे तांत्रिक अतीक का घर एक घने कोहरे में डूबा रहता है, जो उसकी जर्जर दीवारों से इस तरह चिपका होता है जैसे कोई भयानक शक्ति उसे पकड़े हुए हो। टूटी हुई खिड़कियां, जिन पर खून के धब्बे और अंदर से एक रोशनी टिमटिमाती हुई। ये सब देख के नरेश और सोहन तो घबरा जाते हैं। नरेश आगे बढ़कर अंदर जाने की कोशिश करता है। ठहरो नरेश। क्या हुआ पंडित जी? जल्दी अंदर चलिए। सोचना भी मत। तुम जिसके घर आए हो वो कोई मामूली तांत्रिक नहीं है। बिना अंदर बुलाए मत जाना। तो हम यहीं खड़े रहें? हाँ, जब तक अंदर से बुलाने की आवाज ना आए। पर कब तक? जब तक आवाज ना आए। चलो, अब बुलाओ। बोलो, तांत्रिक अतीक मदद करो। तांत्रिक अतीक मदद करो। तांत्रिक अतीक मदद करो। कोई आवाज नहीं आती अंदर से। जब तक आवाज ना आए बुलाते रहो। तांत्रिक अतीक मदद करो। तांत्रिक अतीक मदद करो। तभी एक आदमी नरेश के पीछे से गुजरता है और अंदर आओ। हाँ हाँ, चलो। रुको नरेश। अब क्या हुआ पंडित जी? अभी देखा नहीं आपने? वो आदमी अंदर जाते हुए बोलकर गया, आ जाओ। तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। मैंने कहा जब तक अंदर से आवाज ना आए अंदर मत जाना, चाहे कोई कहीं से भी बुलाए। तुम बोलते रहो, रुको मत। तांत्रिक अतीक मदद करो। तांत्रिक अतीक मदद करो। तांत्रिक अतीक मदद करो। तांत्रिक अतीक मदद करो। तभी अंदर से एक आवाज गूंजती है। आजा अंदर। पंडित जी, आवाज आई, सुना आपने? हाँ, जाओ अंदर।
आप भी चलिए ना। मैं या हम में से कोई नहीं जा सकता नरेश। उसने सिर्फ तुम्हें बुलाया है। जाओ, जल्दी जाओ। जी। आया। बाबा मदद कीजिए। उसी बुढ़िया का पोता है ना तू? सालों पहले वो आई थी मेरे पास तुझे बचाने के लिए, और आज तू आया है योगिनी को बचाने के लिए, पर नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। बाबा, मुझे पतित देवदूत के बारे में जानना है। तेरा सवाल गलत है। पतित देवदूत के बारे में जानने से योगिनी को नहीं बचा पाएगा तू। समझा नहीं बाबा। अपना सवाल सही कर, जवाब भी मिल जाएगा। योगिनी को बचाना है तो अपना सवाल सही कर। क्या गलत कर रहा हूं मैं? क्या सवाल होना चाहिए? हाँ, पतित देवदूत से मूर्ति कैसे लें? हाँ, अब सही सवाल है। बताइए बाबा। तो सुन, तुझे उसकी कमजोर नब्ज पर वार करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी। उसी के लिए वो योगिनी को मुक्त भी करेगा। पर अब जा यहां से, फिर मत आना। जा। जी जी। नरेश का घबराया हुआ चेहरा देखकर सोहन और पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ? नरेश बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहता है। तांत्रिक ने कोई रास्ता बताया? बोलो नरेश, क्या कहा तांत्रिक ने? पता नहीं, बस इतना कहा कि जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी, उसी के लिए वो योगिनी को मुक्त भी करेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहते हैं वो? शैतान के लिए और उसके लिए ही योगिनी को मुक्त करेगा? मतलब शैतान के लिए ही योगिनी को मुक्त करेगा। पर शैतान के लिए कैसे? पर एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या सोहन? शैतान की मूर्ति तो उसी के पास है, फिर वो योगिनी को क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि पतित देवदूत अब किसी एक शरीर का मालिक नहीं है। उसने अपना शरीर त्याग दिया है, और शैतान की आजादी के लिए उसे कोई ना कोई शरीर चाहिए। उसने योगिनी के शरीर को इसीलिए पकड़ रखा है, और वो उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे अपने शैतान की आजादी न मिल जाए। देखो, पतित देवदूत ने योगिनी को क्यों पकड़ रखा है? ताकि अपनी शैतान की मूर्ति को हमसे आजाद कर सके। और उसके बाद उसे योगिनी के शरीर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें वो मूर्ति उससे चुरानी होगी। वो कैसे? हमें बस ऐसा कुछ करना है जिससे पतित देवदूत को लगे कि शैतान की मूर्ति उसी के पास है और सुरक्षित है। पर ऐसा करें क्या? एक रास्ता है। नरेश, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी भी शैतान की पूजा हमेशा रात को ही क्यों की जाती है, जिसका सही वक्त 3 बजे से 3:45 तक होता है? क्यों पंडित जी? क्योंकि उसी समय शैतान की ताकत सबसे कमजोर होती है। वही सबसे उचित समय होता है उस पे वार करने का। पर पंडित जी, पतित देवदूत ने तो अपना शरीर त्याग दिया है ना? भले ही उसने अपना शरीर त्याग दिया हो, पर अपनी पूजा वो जरूर करेगा। अगर उसे अपने शैतान की मूर्ति को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना है, तो उसे मूर्ति में प्राण डालने होंगे, और उसके लिए वो रात को पूजा पर बैठेगा। तो हमारे पास कब मौका होगा? हमारे पास भी वही एक समय होगा जब हम उस मूर्ति को उससे छीन सकते हैं। एक बार मूर्ति हमारे पास आ जाए तो वो चाहकर भी योगिनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर उससे पहले नरेश,
तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम पंडित जी? मेरे घर की अलमारी में एक लाल कपड़ा रखा है, उसे लेकर आ जाओ। पंडित जी, जैसा आप कहे। चलो सोहन, गोपी। रुको गोपी, पंडित जी के पास वापस जाओ और उनका ख्याल रखो। भैया, माना हम भूत हैं, पर वो पंडित जी हैं, मेरे जाते ही मुझे देख लेंगे। इसीलिए कह रहा हूं, छुपकर देखते रहना और उनका ख्याल रखना। तो मैं चला जाता हूं, छोटे को तुम साथ ले जाओ। नहीं सोहन, जैसा मैं समझ रहा हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। गोपी को जाने दो। अरे हाँ भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं पंडित जी का पूरा ख्याल रखूंगा। और अपना भी। हाँ हाँ, आप हो तो मुझे भला क्या हो सकता है? हाँ हाँ छोटे, चले। हाँ चलो। नरेश और सोहन पंडित जी के गांव पहुंचते हैं। गांव में सुनसान अंधेरा होता है। वो एक चाची से पंडित जी के घर का रास्ता पूछते हैं। पंडित जी का घर, जो काफी समय से बंद पड़ा है, बाहर से देखते ही ऐसा लगता है जैसे वो अपने पुराने वक्त की यादों में खो गया हो। दरवाजे और खिड़कियां अब मकड़ी के जालों से घिरे हुए थे। उन चाची ने यही बताया था ना, ये वाला घर है ना? हाँ नरेश, पर ये घर इतना अजीब क्यों है? अजीब मतलब? पता नहीं, मुझे यहां आते ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ अलग, कुछ गलत हुआ हो। और ये बदबू तुम महसूस कर पा रहे हो सोहन? हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। चलो। नरेश जैसे ही दरवाजा खोलता है, कितनी धूल है यहाँ। ऐसा लगता है जैसे पंडित जी काफी वक्त से इस घर में नहीं रहे। हाँ, यहाँ कुछ तो अलग है। अलमारी ढूंढते हैं। कहाँ है? शायद अंदर वाले कमरे में होगी। हाँ चलो। ये क्या? ये शायद बंद है। मैं अंदर जाकर देखता हूं, अलमारी है भी या नहीं। हाँ जाओ। क्या हुआ? तुम गिर कैसे गए? पता नहीं, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूं। ये दरवाजा शायद बंधा हुआ है। बंधा हुआ है मतलब इसे मंत्र से बांधा गया है। इसमें कोई भी भूत या रूह नहीं जा सकती। तुम्हें दरवाजा तोड़कर ही अंदर जाना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। ये टूट क्यों नहीं रहा? नरेश धम से जमीन पर जाकर गिरता है। वहां बहुत धूल होती है और अजीब सी बदबू आ रही होती है। वो अपने कपड़े झाड़ने लगता है। टूट गया। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूं। मैं अंदर जाकर देखता हूं, अलमारी इसी में होगी शायद। संभल कर जाना, मैं अंदर नहीं आ सकता। पता नहीं कितने दिनों से ये कमरा नहीं खुला है। इतनी गंदी बदबू।
ये रही अलमारी, मिल गई। हाँ? क्या था ये? ऐसा लगा पीछे से कुछ गुजरा हो। नरेश, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूं। अब इसकी चाबी कहां ढूंढूं? चलो तोड़ ही देता हूं। वैसे भी अगर चाबी होती तो पंडित जी बताकर ही भेजते। खुल गया। ये यही है, शायद वो। भारी है ये तो। मिला? हाँ, मिल गया है। तो जल्दी बाहर आओ, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रुको रुको, आ रहा हूं। हाँ, ये देखो, शायद यही है वो जो पंडित जी ने मंगवाया था। हाँ, चलिए अब। हाँ, चलो। तभी दरवाजा एक झटके के साथ बंद हो जाता है। ये क्या? ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? नरेश दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसे काफी जोर लगाना पड़ रहा होता है। नरेश, इस लाल झोले को नीचे मत रखना, यहां कोई तो है। हाँ, पर मुझे कैसे नहीं दिख रहा? शायद हमें दिख रहा हो और हम देखना ही नहीं चाह रहे। मतलब इस झोले में, इसमें क्या? इसे खोलकर देखना चाहिए हमें। नहीं, पंडित जी का सामान है, बिना उनकी इजाजत के खोलना ठीक नहीं होगा। तो पंडित जी ने हमें क्यों नहीं बताया कि ऐसा भी कुछ होगा? हमें देखना चाहिए नरेश। मन तो मेरा भी है, पर शायद ये गलत होगा। अगर हमें यहां से बाहर जाना है तो हमें इसे खोलकर देखना ही होगा। समझो नरेश, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि यहां आते ही तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं और ना मेरी ताकत। हाँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। खोलो इसे। ये क्या? ये तो हाँ, ये तो कंकाल। और किसका है ये कंकाल? पंडित जी हमें ये लाने के लिए क्यों भेजेंगे? कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं। ये खुल क्यों नहीं रहा? तभी एक आवाज गूंजती है कमरे में। रुको। ये आवाज? तुम कौन? मैं वही हूँ जिसे तुमने अभी अभी आजाद किया है। तभी एक 28 साल की लड़की उसके सामने आ जाती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी होती है। वो रो रही होती है। उसके सिर के पीछे से खून टपक रहा होता है, जिसे देखकर नरेश थोड़ा डर जाता है। कौन हो तुम? ये जो कंकाल तुम्हारे पास है, ये मेरा है। मुझसे क्या चाहती हो? आजादी। किससे? अपने पिता से। पिता? कौन है तुम्हारे पिता? पंडित सूर्यकांत लाल। ये नाम कहीं तो सुना हुआ है। जिसके लिए तुम ये पोटली लेकर जा रहे हो, वही है पंडित सूर्यकांत लाल। पंडित जी तुम्हारे पिता हैं? हाँ। ये कैसे हो सकता है? उनकी बेटी की तो शादी हो गई है और वो अपने ससुराल में है। काश बाबा ने मुझे रहने दिया होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझाती हूँ, पर उससे पहले वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। मुझे अब और किसी की मदद नहीं करनी है। तुम जाओ और हमें भी जाने दो। मैं तो चाहकर भी नहीं जा सकती। आज इतने सालों बाद तुम्हारी वजह से उस कमरे से निकल पाई हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। हमें सुनना चाहिए नरेश। तुम पागल हो। ये हमें बेवकूफ बना रही है। पंडित जी अपनी बेटी के साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। उनके इसी प्यार की वजह से तो मेरी ये हालत है। खैर, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो लो, गेट खोल देती हूँ, चले जाओ। नरेश, हमें सुनना चाहिए। ठीक है, बताओ। बचपन से ही मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने पापा की लाडली थी। जो मांगती थी वो ला कर देते थे।
फिर एक दिन पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? पापा, वो मैं हाँ बोलो, शहर से कुछ मंगवाना है? कोई नई साड़ी चाहिए? नहीं पापा, वो मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। कौन है वो? हमारे पड़ोस में रहता है, अश्विन कुमार। बेटा होश में तो हो ना, हम ब्राह्मण हैं और वो एक नीच जात का लड़का है। पापा, पर मुझे उसी से शादी करनी है। मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो? मैंने ही तुम्हें ज्यादा लाड प्यार में बिगाड़ दिया है। तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सोचो, अगर गांव में किसी को पता चला कि पंडित जी की बेटी एक नीच जात वाले से प्यार करती है तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, अब ये जात पात कुछ नहीं होता। तुम्हें नहीं पता, बहुत कुछ होता है। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? कहा ना जाओ, मुझे शाम की आरती की तैयारी करनी है। जी पापा। ठीक 4 घंटे बाद पंडित जी की आवाज सुनाई देती है। बेटी, कहाँ हो तुम? हाँ पापा, कहिए। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, नई साड़ी। क्यों, पसंद नहीं आई क्या? सोनाक्षी झिझक रही थी, उसकी उंगलियां कपड़े को छू रही थी। उसने एक मुस्कान को मजबूरी से चेहरे पर सजाया, लेकिन उसका दिल एक अनकहे बोझ से भर गया था। नहीं नहीं, बहुत पसंद आई है, बहुत प्यारी है। पंडित जी संतुष्ट होकर समर्थन में सिर हिलाते हैं। उनके बीच का तनाव हवा में लटके हुए अनकहे शब्दों की तरह भर गया है। सोनाक्षी की मजबूरी से भरी मुस्कान उस बोझ को छुपा रही है जो उसने अपने दिल पर उठा रखा है। अच्छा, सुबह साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। सोनाक्षी की आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही होती हैं। क्यों पापा, हम कहीं जा रहे हैं? पंडित जी एक पल के लिए रुकते हैं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। नहीं, कोई आ रहा है। सोनाक्षी को लगता है कि उसकी मां के गांव से कोई आ रहा है। कौन? मामा आ रहे हैं? पंडित जी धीरे से हंसते हैं जैसे उसने अभी एक मासूम बच्चे जैसा सवाल पूछा हो। लेकिन सोनाक्षी की उत्सुकता धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके पापा की मुस्कुराहट तो कुछ और ही बयां कर रही होती है। नहीं बेटी, वो पड़ोस के गांव में शुक्ला जी है ना, तुम्हारे मम्मी के गांव में जो पहले रहते थे। सोनाक्षी की मुस्कुराहट छिन जाती है, उसकी उत्सुकता गिरने लगती है जब वो समझने की कोशिश करती है कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ हाँ, याद है। हाँ, तो वही आ रहे हैं तुम्हें देखने। कमरा एकदम से शांत हो जाता है, समय जैसे ठहर जाता है। सोनाक्षी अपने पिता को घूरती है। लेकिन पापा, मैं तो। सोनाक्षी के हाथ कांप रहे होते हैं जब वो साड़ी को पकड़ती है। उसे इस विश्वासघात की उम्मीद अपने पिता से नहीं थी। उसका दिल टूट चुका था। वो अपनी मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छुपा रही थी। पर मेरा क्या पापा, मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ ना। मैं उस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। आपको सुनना पड़ेगा। आज तक आपने मेरी सारी इच्छा पूरी की है, फिर ये क्यों नहीं? पापा, पापा, बस एक आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दीजिए, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बेटी, तुम जो मांग रही हो वो इतना आसान नहीं है। वो किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। तो फिर मैं भी किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपकी ही बेटी हूं। बस सोनाक्षी, बेटी हो बेटी जैसी रहो। जाओ, जाकर साड़ी देखो, कल तुम्हें यही पहनना है। नहीं, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही उनसे मिलूंगी।
और अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लूंगी। बस सोनाक्षी, अब अगर इसके आगे एक लफ्ज भी बोली तो मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ पापा, बस यही रह गया था। मारिए, मारिए ना, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बदलना पड़ेगा बेटी। तुमने आज तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। मैं जिससे कहूंगा उसी से शादी करोगी तुम। नहीं, मैं जिससे चाहूंगी उससे शादी करूंगी। जा रही हूं मैं आपके घर से। जैसे ही सोनाक्षी वहां से जाने को होती है, पंडित जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहा ना, अंदर जाओ। पापा मेरा हाथ छोड़िए। पापा हाथ छोड़िए। कमरे में चलो, और जब तक मैं चाहूं कमरे में ही रहोगी तुम। पंडित जी दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। सोनाक्षी दरवाजे को पीटने लगती है। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा। नहीं खोलूंगा। अंदर रहोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। मैंने ही ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। खोलिए पापा, प्लीज दरवाजा खोलिए। मुझे नहीं रहना यहाँ। पापा प्लीज खोलिए, दरवाजा खोलिए। सोनाक्षी बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती है, पर पंडित जी दरवाजा नहीं खोलते। नरेश को विश्वास नहीं हो रहा था जो सोनाक्षी उसे पंडित जी के बारे में बताती है। नरेश आगे पूछता है, फिर क्या हुआ? पंडित जी वापस आए? हाँ, पापा रात को खाने की थाली लेकर आए। ये लो बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाई हो, थोड़ा खा लो। मुझे नहीं खाना पापा। ऐसा नहीं करते बेटी, खा लो। तू ही बता, मैं उस कैसे छोटी जात वाले से तेरी शादी कर दूं? चल मेरी नहीं, अपनी बड़ी बहन के बारे में तो सोच। जब उसके ससुराल वालों को पता चलेगा कि उसकी छोटी बहन एक छोटी जात वाले से शादी कर रही है, तो क्या वो तेरी दीदी को अपने घर में रहने देंगे? बेटी, मैंने आज तक तेरी कोई बात नहीं टाली। क्या तू एक बार अपने पापा की बात नहीं मान सकती? बेटी, आगे शायद जातिवाद ना हो, शायद आने वाले वक्त में लोग धर्म से ज्यादा कर्म को महत्व देंगे, पर अभी वो वक्त नहीं आया है। तो ये जिद छोड़ दे और ले, थोड़ा खाना खा ले। देख, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खा पाऊंगा। खा ले बेटी। लाइए। शाबाश, ले आकर। अब आपकी बारी, आ कीजिए। मेरी प्यारी बेटी। नरेश आगे पूछता है, जब सब ठीक हो गया था तो फिर तुम्हारी ये हालत कैसे? ठीक, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। उस दिन के बाद मैं रोज पापा को मनाती थी अश्विन के लिए, और पापा रोज मेरी बात टाल देते थे। मैं अश्विन के बिना जी नहीं सकती थी, पर पापा मेरी शादी उससे होने नहीं देते, और हम दोनों की इसी जिद ने पापा से कुछ ऐसा करवा दिया कि आज मेरी ये हालत है। ऐसा क्या हुआ था? उसके बाद एक दिन पापा पूजा करके घर आते हैं कुछ मेहमानों के साथ। बाहर बारिश और बिजली का शोर तेज हो जाता है। पंडित जी घर वापस लौट रहे होते हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। सोनाक्षी पंडित जी की चिंता में गेट पर ही खड़ी मिलती है। सोनाक्षी, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर चलो, देखो मेरे साथ कौन आया है। कहाँ रह गए थे पापा? कितनी फिक्र हो गई थी आपकी। और ये अरे, ऐसे क्यों देख रही हो? अंदर आने दो इन्हें। जी जी जी, आइए। तुम बैठो बेटा, हम बस 1 मिनट में आ रहे हैं। आओ बेटी, चलो। जी पापा। बेटा, सबके लिए चाय बना दो। जी पापा। सोनाक्षी किचन में सबके लिए चाय बनाने लगती है। पंडित जी और बाकी लोग बैठकर
चाय का इंतजार कर रहे होते हैं। आओ बेटी आओ, लीजिए चाय नाश्ता आ गया, और मूंग के पकोड़े भी। भाई साहब, मेरी बेटी कमाल के पकोड़े बनाती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी। लक्ष्मी ही है बहन जी। सोनाक्षी सबको चाय डालने लगती है। बेटी, हम तो उसी दिन तुम्हें देखने आए थे, पर तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आज जैसे ही खबर मिली हम तुरंत आ गए। ये सुनते ही सोनाक्षी के तो मानो पैरों तले जमीन निकल गई हो। वो पंडित जी को घूरने लगती है। एक मिनट पापा, आज जैसे ही खबर? हाँ, आज जब तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम अब ठीक हो तो हमने सोचा कि आज ही मिल ले। हमें तो बहुत पसंद हो बेटी। अब तुम दोनों ही बताओ क्या फैसला है तुम्हारा। हाँ हाँ बिल्कुल। बोलो बेटा कार्तिक। मुझे मंजूर है पापा। ये हुई ना बात। अब तुम बताओ बेटी, तुम्हारा क्या फैसला है? वो दरअसल क्या मैं इनसे थोड़ी देर अकेले बात कर सकती हूँ? बेटी, इसकी क्या जरूरत है? अरे पंडित जी, जमाना बदल गया है। ये बच्चे हैं, थोड़ी देर अकेले में बात करने देते हैं। सोनाक्षी और कार्तिक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। कार्तिक, जो कि एक 30 साल का नौजवान है, गोरा रंग, दुबला सा शरीर, वो सोनाक्षी को संदेह से देख रहा होता है। सोनाक्षी, जिसने पीले रंग का एक मामूली सा सूट पहना होता है, वो उसके अंतर मन की दशा को बयान कर रहा होता है। वो अपना सिर झुकाए कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। सोनाक्षी अपना सिर झुकाए खड़ी रहती है। वो कार्तिक से नजरें भी नहीं मिलाती। तभी कार्तिक पूछता है, जी कहिए। जी वो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। कार्तिक को एक पल के लिए अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। क्यों? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल मुझे कोई और पसंद है। कार्तिक समझ जाता है कि सोनाक्षी क्या कहना चाह रही है। वो एक लंबी सांस भरता है और कहता है, और आपके पापा को वो रिश्ता पसंद नहीं? जी। तो अब आप चाहती हैं कि मैं सबको मना कर दूं? नहीं, मैं पापा से बात कर लूंगी। प्लीज तब तक आप कुछ मत कहिए। ठीक है, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप या आपके परिवार को झूठी उम्मीद रहे और फिर वो उम्मीद टूट जाए। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं कहता। आप नाराज तो नहीं? ठीक है, अब चले? वो दोनों फिर वापस आ जाते हैं। अरे, बड़ी जल्दी बात हो गई। जी, वो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, टाइम लेना चाहिए, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तुम्हें सही लगे। शुक्ला जी, कौशल्या और कार्तिक खड़े हो जाते हैं। चलिए, तो फिर इजाजत दीजिए पंडित जी। इंतजार रहेगा आपकी बेटी की हाँ का। जी जी बिल्कुल। वो लोग फिर वहां से चले जाते हैं। नरेश देखता है कि सोनाक्षी अचानक से चुप हो गई है। उसकी आंखों में आंसू हैं। फिर क्या हुआ सोनाक्षी? चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं। आगे क्या हुआ? वही जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर वो कौन सा सच था जो सोनाक्षी को आज भी दुख पहुंचाता है? और आखिर क्या राज है पंडित जी का?